वेलकम दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोगों ने जो है यूपी टेट और सुपर टेट के लिए नया बैच स्टार्ट किया है और मैं आप लोगों को अंक गणित पढ़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि अंक गणित आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगर आपसे अंक गणित नहीं आता है तो आप सुपर टेट को और टेट को दोनों को पास करने में कठिनाई प्रतीत महसूस करेंगे। तो आप पे अंक गणित आना चाहिए। डियर चाइल्ड, मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स से ही अंक गणित पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से ही आपको क्या पढ़ाऊंगा, अंक गणित पढ़ाऊंगा। तो हम लोग जो है सबसे पहला जो हम लोगों का चैप्टर होता है, चैप्टर का नाम है संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या है? संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी कि संख्याओं के ऊपर काम करना ही चैप्टर का नाम है, संख्याओं पर काम करना। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, ये जो टॉपिक है इसको हम लोगों को समझने के लिए सबसे पहले तो यही समझना होगा कि संख्याएं किस किस प्रकार की होती है। तो जो मेरा पहला स्टेप ये है कि हम लोग जानते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो कैसी होती है? प्राकृत संख्या। पहली प्रकार की संख्या प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्या होती है? मुद्दा यह है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग डेफिनेशन है, सबके अपने अपने विचार हैं चीज़ों को करने के। लेकिन मैं कहता हूँ जिन संख्याओं का निर्माण प्रकृति द्वारा कर दिया गया वो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं और उनका प्रारंभ होता है 1 2 3 4 5 अप टू ... इन्फिनेटिव तक। इन्फिनेटिव का मतलब अनंत तक। लेकिन हम लोग बच्चा यहाँ अनंत का सिंबल नहीं लगाएंगे। किसका? अनंत का सिंबल हम लोग नहीं लगाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, अनंत का सिंबल नहीं लगाएंगे। अनंत का सिंबल ये होता है, इस सिंबल को अगर कोई दे दे कि बताइए निम्न में से कौन प्राकृत संख्या नहीं है, तो और उसमें एक डी ऑप्शन आपको क्या भी दे रखा हो, ये भी दे रखा हो, तो ये हम कहेंगे कि अनंत हमारी प्राकृत संख्या नहीं है। क्लियर होगी बात सर? उसके बाद आता है सर पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। सर पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? इस पूरे समुच्चय में एक जीरो को और ऐड कर दिया जाए। किसको? इस समुच्चय में किसको ऐड कर दिया जाए? जीरो को और ऐड कर दिया जाए। यानी कि 0 1 2 3 4 5 ... ये हमारी कैसी संख्याएं होंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। कैसी संख्याएं कहलाएंगी मेरे बच्चे? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो हम लोगों का जो सवाल और जवाब होता है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? यस, जितनी प्राकृत संख्याएं हैं सारी की सारी क्या है? पूर्ण हैं। लेकिन जितने पूर्ण हैं वे सारी प्राकृत नहीं है। क्लियर होगी बात सर? तो यहां आपसे पूछेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। क्लियर होगी बेटे बात? उसके बाद में नेक्स्ट वन स्टेप आता है, अगला जो शब्द आता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या बेटे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। कौन सी संख्या? प्राइम नंबर, प्राइम संख्या। प्राइम संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं, या प्राइम संख्या कौन सी संख्या होती है, या मैं कहूं अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? अभाज्य से आपको फीलिंग आ रही होगी डियर चाइल्ड, जो स्वयं व एक को छोड़कर किसी से विभक्त ना होती है वो संख्याएं कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। विद्यार्थी आपको समझ आ रही होगी बात? ये मैंने क्या कहा? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जो स्वयं व एक को छोड़कर अन्य किसी से विभक्त ना होती है वो संख्या कैसी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मैं उसकी डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, स्वयं व एक को छोड़कर अन्य किसी से विभक्त ना हो। स्वयं में एक को छोड़कर अन्य किसी से विभक्त न होती हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहां मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11... आगे भी हो सकती हैं। लेकिन आप यहां आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। क्लियर होगी बात, सम संख्या होते हुए भी कैसी है, अभाज्य है। 2 एक ऐसी संख्या जो सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन स्टेप आता है सब सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो सह अभाज्य संख्या है अर्थात को प्राइम फैक्टर, CO प्राइम, को प्राइम संख्याएं किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या या को प्राइम संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या या को प्राइम संख्या किसे कहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, को प्राइम संख्या किसे कहते हैं, ये तुलना हमेशा 2 या अधिक संख्याओं के मध्य होगी। सहअभाज्य संख्या 2 या अधिक संख्याओं में पता लगेगी। हम अभाज्य संख्या तो किस में डिफाइन कर देते हैं, एक ही संख्या पे कर देते हैं, लेकिन सहअभाज्य संख्या पता करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 या उससे अधिक संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है हमारे पास में। कैसे, जब 2 या अधिक संख्याओं का में से HCF एक होता हो, वह जोड़ा कैसा कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। वह संख्याएं कैसी संख्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कल आप लोगों से बताया भी था, आज मैं पुनः बताता हूं। मैंने कहा 18 और 25। मेरा आप लोगों से सवाल ये था कि बताइए ये संख्या अभाज्य है कि नहीं है, सहअभाज्य है कि नहीं है। आप इन दोनों संख्याओं को देखेंगे बेटे, 2 नम 18 2 से डिवाइड हो रही है, 5 5 25 5 से भी डिवाइड हो रही है। सहअभाज्य तो है, सॉरी भाज्य तो है, लेकिन सहअभाज्य का मतलब क्या है, जब 2 संख्याओं का में से एक आता हो। तो अगर इन दोनों संख्याओं का हम लोग HCF निकालें 18 और 25 का, तो HCF कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हैं, सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य है। वैसे तो आप देखें भाज्य है 2 नम 18 5 5 25, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात इनका में से क्या है, 1 है। तो ये संख्या कैसी संख्या कहलाएंगी, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। बोलो बच्चों, छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है क्या आप लोगों के, क्लियर है, ऑल क्लियर, ओके। आगे बढ़ता हूं, ये मैंने सहअभाज्य के विषय में आप लोगों को जानकारी दी। उसके बाद में हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं। उसके बाद में जो अगला स्टेप आता है हम लोगों का, वो आता है सम संख्या। कैसी संख्या, सम संख्या। सम संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं, वो कह रहा है कि सम संख्या, सम संख्या जिनका इकाईकांक 0, जिन संख्याओं का इकाईकांक 0 2 4 6 8 होता है, वे सभी संख्याएं कैसी होती है, सम संख्या होती हैं। या सीधे से शब्दों की बात है, जिसमें 2 का रूल फॉलो कर जाता है, वे सभी संख्याएं कैसी होती है, सम संख्या होती है। जिन संख्याओं का इकाईकांक 0 2 4 8 होगा, वे सभी की सभी संख्याएं कैसी संख्याएं कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। इतनी बात सीखने में मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम लगी नहीं होगी, समझ में आई बेटे बात। उसके बाद इस जैसा ही एक शब्द होता है विषम। विषम ये है इवन, और ये क्या है, ओड, विषम नंबर, विषम संख्या। जिन संख्याओं का इकाईकांक 1 3 5 7 9 होगा, वे सब की सब कैसी संख्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, वो सारी की सारी कैसी संख्या कहलाएंगी, विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर होगी बात बेटे, इतनी बात सीखने में आपको कोई डाउट तो ना। ये मैंने कुछ छोटी चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश की। उसके बाद में हम लोग जो कल चर्चा कर रहे थे पाई पे, किसके ऊपर बात कर रहे थे, शायद हम लोग परिमेय संख्या पर, किसके दो परिमेय संख्या, इस पे नहीं शायद चर्चा करी, आज करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, 2 प्रकार की संख्याएं, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, यहां इसकी डेफिनेशन तो क्या है, जो संख्या
जो संख्या p/q की फॉर्म में लिखी हो, q के रूप में लिखी हो, और p 0 के बराबर न हो, p 0 के बराबर न हो, p इज नॉट इक्वल q और 0, p जो है q के बराबर ना हो और 0 के बराबर न हो, तो ये सभी संख्या कैसी संख्या कहलाएंगी? परिमेय कहलाएंगी। अब जो संख्या परिमेय नहीं होगी वह कैसी होगी? अपरिमेय होगी। लेकिन यहां जो है थोड़ा सा कहानी क्या है, ये समझ में ना आने वाली कहानी है। इसमें कई सारे ऐसे पहलू हैं जो हम लोगों की समझ में नहीं आते, ठीक है नहीं? तो मैं यहां आप लोगों को बताऊंगा, हम लोगों को अपरिमेय संख्या पढ़ लेनी है। क्या पढ़ लेनी है? अपरिमेय संख्या पढ़ लेनी है। जितनी जो अपरिमेय होंगी उन तन्यारी सब की सब कैसी कहलाएंगी? परिमेय कहलाएंगी। क्लियर होगी बात बेटे? यानी कि तीन चीजें हैं अपरिमेय, उन तीन बिंदुओं को आप अच्छे से समझ लेंगे तो उन तीन को आपको याद रखना। उससे अलग जितनी भी संख्याएं होंगी वे सारी की सारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। पहला बिंदु क्या? पहला बिंदु क्या भैया? कि संख्या जो है नंबर एक बिंदु, संख्या √3 ऐसे अगर लिखी है, यानी कि अगर यह परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, वर्ग में नहीं है, तो संख्या अपरिमेय होगी। संख्या अपरिमेय होगी। यहां मैं थोड़ा सा डेफिनेशन, आपको मुश्किल सा काम लग रहा होगा, इसको मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एग्जांपल देके क्लियर करूंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे अगर मैं लिखूं √9, √9 का मान क्या होगा? 3, तो भाई साहब यह परिमेय संख्या होगी। भाई इसका वर्गमूल सीधा लिया गया 3, तो ये कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। जैसे मैंने लिखा भैया 36√36, तो यह कैसी संख्या होगी? परिमेय होगी। कैसी संख्या होगी? परिमेय होगी। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं √3, इस √3 का परफेक्ट रूट तो नहीं लिया जा रहा, यानी कि √3 का वर्गमूल तो नहीं लिया जा रहा, सीधा सीधा परफेक्ट तो नहीं लिया जा रहा, तो इसका मतलब यह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी भैया? अपरिमेय संख्या होगी। फीलिंग नहीं आई क्या बेटे? क्या बताया मैंने बताया यह परफेक्ट रूट में जो नहीं होगी वह अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन यहां आपको समझने की जरूरत है, अगर परफेक्ट रूट लिया जा रहा हो, अर्थात 16 का वर्गमूल कितना? 4, तो यह परिमेय होगी। क्लियर होगी बात? इसका मतलब जैसे आपने 4 लिखा हुआ देखा, तो यह तो एक संख्या होगी, यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी वे सारी की सारी क्या होंगी? परिमेय होंगी। यह प्राकृति तो है, यह प्राकृत नहीं है, ठीक है नहीं? यह प्राकृत नहीं है, लेकिन इसका रूट लेते ही प्राकृत होगी, तो यह कैसी होगी भैया? परिमेय संख्या होगी। लेकिन जिसका रूट ना लिया जाता उस परफेक्ट, ये एग्जांपल समझ में आ रहा ना बेटे? जैसे मैंने आपको बताया 100 √100, तो यह परिमेय है कि यह परिमेय है? परिमेय है। 100 का रूट कितना होता है? 10, सीधा सीधा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 125, इस 125 का तो सीधा सीधा वर्गमूल नहीं लिया जाता ना, परफेक्ट रूट तो नहीं बनता, तो इसका मतलब यह कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्या एक बात क्लियर होगी बेटे बट्टे पुत्र? क्लियर होगी? ओके। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, ये एक पॉइंट मैंने पढ़ाया, पॉइंट नंबर 2 बड़ा बेसिक सी बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां बहुत कंफ्यूजन होता है। नंबर 2, पाई की फॉर्म में लिखी हो, पाई, ऐसे पाई जानते हैं ना, पाई की फॉर्म में लिखी हो, तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि संख्या है ही नहीं पाई भैया, संख्या ही नहीं है पाई। पाई कोई संख्या थोड़ी है। पाई का मान कितना है? पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, तो 22/7 क्या है? परिमेय है।
22/7 क्या है? परिमेय है। कैसी है? परिमेय है। लेकिन पाई क्या नहीं है? परिमेय नहीं है, वह क्या है? अपरिमेय। परिमेय होने का एक गुण क्या हुआ कि संख्याएं भी होनी चाहिए। परिमेय होने का गुण क्या हुआ? संख्याएं होनी चाहिए। या पाई कोई संख्या नहीं है, इसलिए पाई कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। एग्जाम में जर्नली वो सी को पूछ लेता है पाई कैसी है, क्योंकि मैंने आपको रटवाया पाई का मान 22/7 होता है। तो 22/7 तो परिमेय है, लेकिन पाई परिमेय नहीं है। क्लियर होगी बात बेटे? अब थर्ड पॉइंट पे आप लोग ध्यान देंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जब 7 से आप 22 को भाग देते हैं तो यह लगभग 14वां या 15वां पॉइंट है, 15वीं वैल्यू है, जहां जाकर यू पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जहां जाकर यू क्या हो जा? पूरा पूरा क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। बार की फॉर्म में आ जाता है। किसकी फॉर्म में आ जाता है? पूरा पूरा डिवाइड ना होकर बार की फॉर्म में आ जाता है। बार क्या होता है? अगर नू लिख रहा 0.33333 डॉट डॉट डॉट, तो इसका मतलब 3 बार 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 आ रहा है, तो हम जर्नली 3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं। 3 के ऊपर क्या लगा दे? बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय है। यानी कि जिसके ऊपर बार लग रहा है वो कैसी है? परिमेय है। लेकिन एक इसी जैसी स्थिति और होती है, एक बिल्कुल इस जैसी स्थिति होती है, बस उसको हम लोगों को पहचानना है। क्या होती है? 7.10 या 01 01 001 001 0001 डॉट 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 डॉट। आप देखेंगे कि रिपीट तो हो रहा है, लेकिन एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा। पहले क्या था? एक ही था, फिर क्या आया? 01 आया रिपीट होने के लिए, फिर क्या आया? 000 आया, 001, फिर 000, फिर 401, फिर 501, फिर 601, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही वैल्यूज। समझ रहे ना बात? ऐसे बढ़ती जा रही है धीरे धीरे वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके ऊपर हम क्या भी नहीं लगा सकते? बार भी नहीं लगा सकते। बार कौन सी संख्या के ऊपर लगा जाए बेटे? मैंने अभी सिखाया कि भाई 0.3333333 एक जैसा ही बढ़ रहा था बार बार, तो इसलिए 0.3 के ऊपर बार लगा दिया। तो यह तो होगी परिमेय, लेकिन यह एक जैसी नहीं बढ़ रही, यह कैसी होगी? अपरिमेय होगी। तो ये 3 प्रकार की संख्याएं होती है जो कैसी होती हैं? अपरिमेय होती है। इसके अलावा जितनी भी संख्या सारी कैसी? परिमेय। क्लियर होगी पुत्रों बात? अब यह बात हमारी समझ में कभी नहीं आई, जो संख्या p/q के रूप में लिखी हो और p इज नॉट इक्वल q और 0, यह हम लोगों की समझ में कभी नहीं आई, बिना मतलब का फजीता ही रहा। तो हमने क्या करा? इसका एक तोड़ निकाल दिया। क्या निकाल दिया? अपरिमेय बता दी कौन कौन सी है, ठीक है नहीं? और उसके बाद जो सी बचेगी वो परिमेय बचेगी। क्लियर होगी बात? तो अपरिमेय संख्या कौन सी बताई? जिस संख्या का परफेक्ट वर्ग नहीं हो, ठीक है नहीं, अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा, पाई जो लिखी हो तो वो अपरिमेय होगी। तीसरा, जिसके ऊपर दशमलव के बाद बार ना लगा जा रहा हो और संख्या क्या हो रही हो? रिपीट होती जा रही हो, तो वह संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। क्लियर होगी बात बेटे? तो ये मैंने कुछ संख्याओं के भेद आप लोगों को बताने की कोशिश की। अब उसके बाद आता है विभाज्यता के रूल। क्या आते हैं मेरे बच्चे? विभाज्यता के रूल, विभाज्यता के नियम। जर्नल स्टूडेंट इनको क्या सोचता है? ये भी कुछ हैं, जबकि मैं कहता हूं हम लोग अगर अर्थमेटिक सीख रहे हैं, टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या जहां भी अंकगणित, जिस एग्जाम में भी अंकगणित आता है, हम लोगों को ये नियम पता होने चाहिए। परफेक्टली हम लोगों को विषय में जानकारी होनी चाहिए। तो विभाज्यता के नियम से मैं स्टार्ट करता हूं। ये नियम क्या है? पहला नियम है कि भैया 2 से कौन सी संख्या विभक्त होती है, या 2 से विभक्त होने वाली संख्या। आपकी किताबों में लिखी है सब चीजें, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा तो कुछ थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, चीजें समझ में आएगी। कहता है 2 से कौन संख्या विभक्त होती है?
तो मेरे बच्चा आप बताइए 2 से कौन सी संख्या विभक्त होती है? बिल्कुल सही जवाब। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, जिस संख्या का इकाई अंक कितना होगा? 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, वे सबकी संख्या कैसी संख्या कहलाएंगी? 2 से सब विभक्त होने वाली संख्या कहलाएगी। समझ में आई बच्चे? एग्जाम्पल दे देता हूं। गुड नेम क्या आपका? रेणु, मीनू जी। एग्जाम्पल दे देता हूं। 4, 3, 3, 6, 2 ये मैंने लिख दिया और मुझसे पूछा बताओ साहब ये 2 से विभक्त होती कि नहीं होती है? तो आप बताओगे होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 2 है। क्यों होती है? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 2 है। क्लियर होगी बच्चे बात? बच्चा क्लियर होगी क्या बात? उसके बाद में आता है बात नंबर 2, रूल। 3 से विभक्त होने वाली संख्या, 3 से विभक्त होने वाली संख्या, यानी कि 3 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? दूसरा नंबर रूल आया, 3 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? 3 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? ये रूल आया। किससे? 3 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? या मैं कहूं 3 से विभक्त होने वाली संख्या। यस सर, यस मेरे बेटे रानी, शाबाश बेटे। 3 से वह संख्या विभक्त होगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाता हो। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होता हो। जिस संख्या के अंकों का योग किससे विभक्त होता हो? 3 से विभक्त होता है। वह संख्या किससे विभक्त होगी? 3 से विभक्त होगी। क्लियर होगी बात सर? यहां मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना शुरू करता हूं। कोई संख्या लिख रही थी 3, 4, 8, 6, 1, 2। हमको पता करना साहब ये 3 से कटती कि नहीं कटती है, 3 से डिवाइड होती कि नहीं होती है। मीनू जी हमको ये पता करना कि 3 से डिवाइड होती कि नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे? 2 और 1 3 और 6 9 और 8 17, 17 और 4 21 और 3 24। सम कितना आया? 24। अब ये बताओ 24 3 से विभक्त होता है क्या? 3 के टेबल में 24 आता है क्या? 3 के टेबल में 24 आता है कि नहीं आता है? आता है ना। 3 8 24 क्या होता है? 3 8 24। तो इसका मतलब यह संख्या पूरी पूरी किससे डिवाइड होगी? 3 से विभक्त होगी। तो 3 का रूल क्या बताया मेरे बच्चे? 3 से कौन संख्या विभक्त होगी बेटे? देखो जितना ज्यादा बोलोगे, कोशिश करोगे बोलकर चीजों को समझने की, उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। क्लियर होगी बात? 3 से वह संख्या विभक्त होगी जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होता हो। तो मैंने इसके अंकों का योग करके देखा, 6 2 और 1 3 और 6 9 और 8 17 4 23 और 3 सॉरी 17 4 21 और 3 24। 24 को देखा, 4 और 2 6, 6 3 तक कटता है कि नहीं कटता है? तो इसका मतलब ये 24 भी 3 तक कटेगी, 24 3 तक कटेगी, तो यह भी किससे कटेगी? 3 से विभक्त होने वाली होगी। अब यही मैं एक रूल ले लेता हूं 9 का। 3 नंबर 9 से विभक्त होने वाली संख्या, 9 से विभक्त होने वाली संख्या, 9 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? 9 से विभक्त होने वाली संख्या, यानी कि 9 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? कहता है 9 से विभक्त होने वाली संख्या, 9 से निम्न में से कौन संख्या विभक्त होगी? रूल आया 9 से कौन सी संख्या विभक्त होगी। बेटा रानी 9 का बेटा राजा 3 का रूल क्या बताया मैंने आपको? जिन संख्याओं का योग 3 से विभक्त होता हो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। सेम बिल्कुल रूल ऐसा ही, जिन संख्याओं का योग, जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभक्त होता हो, वह संख्या 9 से विभक्त होगी। मैंने क्या कहा? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होता हो वह संख्या किससे विभक्त होगी? 9 से विभक्त होगी। जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभक्त होता हो वह संख्या किससे विभक्त होगी? 9 से विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल 3 4 6 2 8 7 1 ऐसे लिख लिया मैंने। अब ये पता करना है यार 9 से विभक्त होती कि नहीं होती है। तो मैं क्या करूंगा? 7 और 1 8 और 8 16 और 2 18 और 6 24 और 4 28
और 3 31। ये 31 3 9 से विभक्त होता है क्या बेटे? नहीं होता है, नहीं होता। तो इसका मतलब यह संख्या 9 से विभक्त नहीं होगी। लेकिन जैसे इसमें तो मैं 4 हटाया, 7 और 1 8 और 2 10 और 8 18 और 3 21 और 6 कितना हो गया? 27 योग हो गया। कितना हो गया? 27। 27 9 तक कटे क्या? 9 ये 27, 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब यह संख्या अब किससे विभक्त हो जाएगी? 9 से विभक्त हो जाएगी। यानी कि रूल ने क्या कहा? जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त होता हो वह संख्या किससे विभक्त हो जाएगी? 9 से विभक्त हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिख ली है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या लिख ली है। उसके बाद मैं 4 नंबर लेके आता हूं यहां, 5 से विभक्त होने वाली संख्या, 5 से विभक्त होने वाली संख्या। 5 से विभक्त होने वाली संख्या। कहता है कि 5 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? कुछ नहीं, सिंपल बहुत। जिस संख्या का इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होगा वह संख्या किससे विभक्त होगी? 5 से विभक्त होगी। मैंने आपको क्या बताया? जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होगा वह संख्या किससे विभक्त होगी? 5 से विभक्त होगी। इतनी बात सीखने में अगर कोई प्रॉब्लम लगी हो बताओ। क्लियर होगी बात सर? अब आगे बढ़ता हूं। रूल आता है किसके लिए? 4 के लिए। किसके लिए? नु कहे 4 से कौन सी संख्या विभक्त होगी। हमसे प्रश्न कर रहा है कि बताइए 4 से कौन संख्या विभक्त होगी। क्या कह रहा है मेरे भाई? 4 से कौन सी संख्या विभक्त होगी। क्लियर? तो आइए 4 से कौन सी संख्या विभक्त होगी? जिस संख्या के, ये सब चीजें आपकी किताबों में लिखी है। टीचर का काम क्या होता है? आपको किताब के साथ जोड़ना, बुक्स के साथ ऐड करना, ताकि आप काम करो। मेरा उद्देश्य आपको यह है कि आप चीजें सीखो धीरे धीरे करके। किताब के साथ भी जुड़ोगे, धीरे धीरे चीजें आपसे आनी शुरू होगी। बहुत छोटे लेवल से पढ़ाना शुरू करो और बड़े की तरफ लेके आप लोगों को चलूंगा। जिस संख्या के इकाई व दाई के अंकों का समुच्चय, अंकों का समुच्चय 4 से विभक्त हो जाए, वह संख्या 4 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल दूंगा मेरे बेटे। अब देखना, एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। ये इनसे नहीं कुछ क्लियर होता, ये तो मेरे को फॉर्मेलिटी पूरी करनी, तो इसलिए लिखवा रहा हूं ये चीजें। एग्जाम्पल से कहां से क्लियर होगी बात? उसने लिखा 4 2 1 6 3 2, ऐसे लिख दिया, और उसने कहा बताओ ये संख्या 4 से विभक्त होती है कि नहीं होती है? तो मेरे भाई ये अगर 4 से कट जा 32, ये अगर 32 4 से कट जा, 4 अठे 32, अगर ये 4 से कट जा 4 अठे 32, तो पूरी की पूरी संख्या किससे विभक्त हो जाएगी? 4 से हो जाएगी। अगर यूँ कटता नहीं, यहाँ 30 लिख दूँ, 4 7 28 और 4 3 कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो मेरे बच्चा ये कटने वाली नहीं है, ये डिवाइड होने वाली नहीं है। तो यहाँ अगर 2 4 अठे 32, तो यह संख्या किससे पूरी पूरी विभक्त होगी? 4 से विभक्त होगी। बच्चा बताओ समझ में नहीं आई क्या बात? पुत्री बोलो। पुत्र कोई दिक्कत मेरे बेटे? उसके बाद अगला स्टेप आता है 8 से। इसलिए 8 का रूल लेके आया हूं, बिल्कुल सेम कहानी है। यहां लिखेंगे जिस संख्या के इकाई दहाई व सैकड़े का समुच्चय 8 से विभक्त हो जाए, वह संख्या 8 से पूरी विभक्त होगी।
एग्जाम्पल 481363 ये लिखा था। ए दिखे इतना लिख लिया बेटे हमने। अगर यू इतना इकाई दाई सैकड़ा, चार तक विभाजित होने में हमने क्या देखा था, इकाई दाई देखा था, लेकिन यहां अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इकाई दाई सैकड़ा देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इकाई दाई सैकड़ा हम लोग देख रहे हैं। 8 सती 56, 8 सती 56, बच गए कितने बेटे, 7, 7 ही तो बचेंगे ना, 8 नम 72, तो इसका मतलब 8 से कटेगी भाई, 8 सती 56 बच गए 7 और हो गए कितने 72, 8 नम 72, तो इसका मतलब ये संख्या किससे विभक्त होने वाली है, 8 से विभक्त होने वाली है। बोलो कोई दिक्कत लगी है किसी बच्चे को, समझ में आ रही है पुत्र, क्लियर, ऑल क्लियर बेटा। उसके बाद आते हैं हम लोग सब 10 से, 9 में पढ़ा चुका हूं, सॉरी 6 लेते हैं, 6 से। अब देखो मैंने एक चीज पढ़ाई आज आपको, सह अभाज्य। 6 का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, 6 का कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। 6 का क्या रूल है, इस 6 के सह अभाज्य टुकड़े कर दो, 2 तिये 6। अब जो संख्या 2 व 3 से विभक्त होगी, वह संख्या 6 से विभक्त होगी। यानी कि आपको क्या रूल लगाना देखना पड़ गया, अब यहां आपको यहां 2 का भी रूल देखना पड़ गया और 3 का भी, यानी कि आपको रिवाइज करना पड़ गया 2 का भी रूल और 3 का भी रूल। मीनिंग जैसे मैंने कहा 3 4 6 1 2 ये लिख लिया। अब मेरे को पता करना 2 तो कटे, इकाई अंक 2 है बेटे। अब मेरे को क्या देखना, 3 तो भी देखना, 2 6 8 और 3 11 और 4 11 और 4 कितने हो बेटे, 15 और 3 18, 3 छंग 18, 2 तो कटगी का एक अंक 2 लिख रहा और 3 तनु कटगी, इसके अंकों का योग 3 से विभक्त होता है। तो इसका मतलब यह संख्या पूरी पूरी किससे डिवाइड होने वाली है मेरे बच्चा, 6 से डिवाइड होने वाली है। ये बहुत छोटी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यह संख्या किससे विभक्त होगी बेटे, 6 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। मैं भी आप लोगों की समझ में आई होगी 6 वाली बात करता हूं 10 वाली। 10 से कौन संख्या विभक्त होगी, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या 10 से विभक्त होगी। वह संख्या किससे विभक्त होगी मेरे बच्चे, 10 से विभक्त होगी। क्लियर होगी मेरे बेटे बात। तो मैं ये चीजें बताई, मैं एग्जांपल दूं इस पे, कुछ नहीं करना। 4 3 8 0, अगर यहां 0 होना तो 10 तक कटे नहीं, चाहे 1 लिख रहा हो, चाहे 2 लिख रहा हो, चाहे 3 लिख रहा हो, कुछ भी लिख रहा हो, 10 तक नहीं कटेगी अगर यहां क्या ना हो, 0 ना हो। क्लियर। तो ये कुछ रूल मैंने बताए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं 11 का रूल। किसका रूल, 11 का रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ती है। हालांकि बात वही है, या रूल से नहीं चीजें याद होती, प्रैक्टिकल से चीजें याद होती हैं। जैसे टॉपिक हम करेंगे तो वहां प्रैक्टिकल होगा, ठीक है नहीं, आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो प्रैक्टिकल होगा, तो समझ में आएंगी चीजें। लेकिन यहां फिलहाल मैं बात कर रहा हूं 11 से कौन संख्या विभक्त होगी। 11 से वह संख्या विभक्त होगी जिसके सम स्थानों तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 और 11 का गुणज होता हो। 11 से वह संख्या विभक्त होगी
जिसके सम स्थानों तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 और 11 का गुणज होता हो। या तो पढ़ा सा पढ़ा दिया मैंने, या इससे थोड़ी समझ में आने वाली चीजें हैं। यहां मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से चीजें क्या होंगी मेरा बच्चा क्लियर होगी। कैसे लिख दिया मैंने 9871398 लिख दिया मैंने। मुझे पता करना यार ये 11 से डिवाइड होती कि नहीं होती है। तो मैंने क्या कहा कि सम स्थानों और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा उनका अंतर 0 और 11 का गुणज आता हो। 0 मतलब दोनों को घटाएगा 0 आ जा, या 11 ही कम 11, 11 दूनी 22, 11 तो 33, 11 चौक 44 ऐसा कुछ आ जाए। तो यहां समझेंगे सम स्थान का मतलब यह है दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान। सम अंकनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सम स्थानों पर, यानी कि दूसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, 9 और 1 10। विषम स्थान ये पहली पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, 8 और 3 11। इसमें तो ऐसे घटाएगा कितना आया 1 आया। तो इसका मतलब यह संख्या किससे विभक्त नहीं होने वाली भैया? किससे नहीं विभक्त होगी? 11 से विभक्त नहीं होगी। क्या बताया मेरे बेटे? चलो तो यहां आ जाता 0, क्या आ जाता 11, 0 कुकर आ गए, यहां 2 लिख दूं, 8 और 2 10, 9 और 1 10, 10 में तो 10 गए, कितने बचे 0। तो इसका मतलब यह संख्या अब किससे कटेगी? 11 तक कटेगी। क्लियर हुई? कोई भी एनी एग्जाम्पल 98432, 2 और 4 6 और 9, 9 और 6 15, 8 और 3 11 और 4 15, 15 में तो 15 जाए, कितने बचे 0। तो इसका मतलब यह संख्या किससे डिवाइड होने वाली है? 11 से डिवाइड होने वाली है। रूल क्लियर हो गया बिल्कुल। आगे बढ़ते थोड़ा सा, आपसे कोई पूछे 12, उन्होंने कहना 12 से विभक्त होने वाली बताओ साहब, किससे? 12 से। तो अब हम लोग आगे कोई विशेष के लिए कोई विशेष रूल नहीं रहा, अब तो इनके सहभाज्य टुकड़े करने हैं, को प्राइम फैक्टर, जो कि मैंने आपको पढ़ाए। को प्राइम फैक्टर क्या है? 4 तिये 12। जो संख्या 4 थे और 3 तक दोनों से डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपके विभाज्यता के रूल थे जो आपके लर्न होने चाहिए यहां तक। उसके बाद में कुछ रूल और मैं बढ़ाता हूं, आप पूछो, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हैं जी? इनके सबके भाग ही देनी पड़ेगी, तो इनके कोई रूल नहीं होते हैं। ये मैंने विभाज्यता के कुछ रूल बताए। अब इनसे आगे कुछ गुणनखंडीय रूल होते हैं या बीजगणितीय रूल होते हैं, वो आपके लर्न होने चाहिए। कैसे लर्न होने चाहिए? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे बेटे ये रूल इधर से इधर भी लर्न होना चाहिए और इधर से इधर भी लर्न होना चाहिए। मेरे साथ बोलिए आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले तो बोलना सीखो, ये क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीनू जी आप अगर बोलेंगे नहीं तो ये रूल भी लर्न नहीं होगा। तो बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? दूसरा रूल है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मीनू जी क्या बोला बेटे मैंने? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा रूल आता है वर्गांतर का रूल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की 3 माइनस बी की 3, a की 3 माइनस b की 3, तो a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। a की 3 प्लस b की 3 बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर? तो ये 5 रूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 5 मिनिमम रूल से मैं काम करने की कोशिश करता हूं कि ये मिनिमम 5 रूल आपके याद होने चाहिए। और बोथ साइड, इधर से इधर को भी और इधर से इधर को भी, दोनों साइड में ये क्या होने चाहिए? हम लोगों के लर्न होने चाहिए बच्चा। दोनों साइड में हम लोगों के क्या होने चाहिए बच्चे? लर्न होने चाहिए। क्लियर होगी मेरे बेटे? नोट कर लिए?
नेक्स्ट वन, इससे अगली जो स्टेप आता है वो क्या है, अगर मेरे को अंकगणित सीखना है तो 2 से लेके 25 तक टेबल पढ़े, एक बात। दूसरी बात, 2 से लेके 25 तक वर्ग एवं उनके वर्गमूल। तीसरी बात, 1 से लेके 10 11 तक घन और उनके घनमूल। ये मेरे याद होने चाहिए, ये मेरे याद होने चाहिए। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई, इनको आप लोगों को क्या करना है, लर्न करना है। कल से हम लोग चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।